तो देखा आपने इस चैप्टर में थोड़ा सा जो रह गया एक बॉक्स की बात है, उस बॉक्स को समाप्त कर दें। लास्ट पे एक बॉक्स है, उसमें लिखा है अन्यत्र यानी एल्सवेयर। और एल्सवेयर का मतलब क्या होता है? कहीं भी। तो एक्चुअली हर चैप्टर में एक अन्यत्र एल्सवेयर है। इसका मतलब यह है कि जिस समय भारत में ये सब बातें हो रही है उसी समय दुनिया में और कहीं क्या हो रहा है। तो जिस समय यहां गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, उस समय दुनिया में तो ईरान जो देश है ना, जिसका नाम पर्शिया फारस था, ठीक है, तो ईरान में जरथुष्ट्र नाम के ऐसे ही एक ईसा के पैगंबर थे, ईरानी पैगंबर थे। कहने का मतलब है पैगंबर थे भगवान के मैसेज को लेकर। जैसे हमारे यहाँ गौतम बुद्ध हुए, वैसे ही वहां पे जरथुष्ट्र थे। और उन्होंने जो कुछ भी स्पीच दिया लोगों को, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई, जेंदा अवेस्ता। ये हमारे पारसी धर्म के लोगों का जो है होली बुक यानी पवित्र ग्रंथ है। जैसे हमारी गीता है, उपनिषद है, वेद है, जैसे कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, तोरा है, यहूदियों का पवित्र ग्रंथ तोरा, TOR है, तोरा कहलाता है। और जरथुष्ट्र ने भी जो मूल शिक्षा दी लोगों को, बहुत है, उन्होंने सदविचार, सदवचन और सदकार्य की बात की। उन्होंने 3 बातें कही। विचार आपका अच्छा, सद यानी एब्सोल्यूट, सही, उचित, ठीक है, तो विचार आपके सही होने चाहिए। वचन जो आप बोले, जो मन में सोचते हैं वो अच्छे होने चाहिए, जो बोले वो अच्छा होना चाहिए। और एक्टिविटी जो है आपका, प्रैक्टिस भी अच्छा होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन में विचार अच्छे हो, वाचा मतलब वचन, कर्मणा यानी कर्म करो। तो मनसा वाचा कर्मणा का जो देखते हैं वो जरथुष्ट्र ने दिए थे ईरान में। और हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। इन्हीं के जरिए वो शांति की कामना करते हैं। और 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुष्ट्रवाद वहां पर चलता रहा। और 1000 साल पहले इस्लाम ने वहां हमला किया और इस्लामाइजेशन स्टार्ट कर दिया, इस्लामीकरण। और तब यहाँ के बहुत सारे लोग, पारसी लोग, भाग करके आगे अपने महाराष्ट्र और गुजरात वाले प्रदेश में, और फिर यहाँ बस गए। आज लगभग पूरी दुनिया में पारसी धर्म सिर्फ 53,000 के आसपास हैं। और सिर्फ इंडिया में है। कुछ लोग जो है लंदन में बसे हुए हैं जो इंडियन ओरिजिन ही कहलाते हैं। तो ये पारसी है जो अग्नि की पूजा करते हैं। अग्गियारी उनका जो है धार्मिक स्थल होता है जहाँ वो अग्नि की पूजा करते हैं। तो ये चीज़ें, दोहरा समाधान प्रणाली उनके पास है और बहुत सारी चीज़ें जो आगे बताएंगे, तो ध्यान रखना है। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें। अब आपका 8th चैप्टर आ गया है और 8th चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। लिसन एवरीवन, नाउ यू आर इन नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर इज 8। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध का त्याग करके धम्म की नीति, प्यार की नीति अपनाया। वो है उसके ऊपर है। क्योंकि ये सब चीजें जो है पूरे विश्व में भारत की पहचान बनाता है, सिंबलाइजेशन ऑफ इंडियाज आर्ट एंड कल्चर को देता है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट इसको देखने आते हैं। ऐसे महानतम शासक ने जो काम किया वो आज भी प्रेरणा स्रोत है। और उसने अपने जीवन में जो गलती की उससे जो पश्चाताप किया कलिंग युद्ध लड़ करके, और जो आदमी अपनी गलतियों को मान ले और अपने जीवन को प्यार से बदल ले, वो महान होता है। तो ये चीज़ है। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ रोशन नाम का एक व्यक्ति है। वो दादी जी के साथ कड़क नोट मिले हैं। उसको दादी ने कड़क नोट, एकदम नया नोट दिया है। नोट पर गांधी जी का चित्र है और एक लायन हेडेड है। लायन हेडेड स्तंभ यानी मालूम है सिंह स्तंभ है। और इसी के बहाने कहता है ये सिंह स्तंभ यहाँ क्यों है। तो उसी पर ये चैप्टर बताया कि सिंह स्तंभ अशोक ने जो बनवाए थे अपने पिलर एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शन लगवाए थे, उससे रिलेट करके पूरा अशोक की कहानी। अब इसी बहाने इस चैप्टर में अशोक की कहानी जो बताएगा तो अशोक के पिता चंद्रगुप्त के बारे में भी बताना होगा, थोड़ी बहुत बिंदुसार की भी जानकारी देगा। अब स्वाभाविक है कि चाणक्य कौटिल्य आएगा और कौटिल्य आएगा तो उसका अर्थशास्त्र आएगा। अब चूंकि चंद्रगुप्त की कहानी देंगे तो आपको भी मालूम है कि मेगास्थनीज भी आएगा, सेल्यूकस निकेटर का दूत बन के, यूनानी एम्बेसडर मेगास्थनीज आएगा।
तो ये सब बातें छोटे छोटे रूप में यहां दी गई है, जिसके बारे में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, दो शब्द यूज हुआ, एक राज्य और एक साम्राज्य। यही समझ लीजिए जो आगे उसमें बताएगा। राज्य का मतलब है जो एक स्टेट है और उसमें कई सारे छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट, गांव वगैरह है, सब रहते हैं। लेकिन जब आप साम्राज्य कहते हैं तो इसका मतलब है कई ऐसे राज्यों को मिला करके एक बड़ा राज्य कायम कर देना, और इस तरह से वो साम्राज्य हो गया। ठीक है, तो कई राज्यों के ऊपर एक साम्राज्य। ऐसा नहीं कि सब उसके अधीन ही हो, सब उसके प्रशासन के अधीन ही हो, नहीं। कहने का मतलब एक राज्य है जो अपने आसपास के राज्यों को एक करके, जीत करके एक ही प्रशासन, एक ही कला संस्कृति दिया, लेकिन साथ साथ क्षेत्रीय कला संस्कृतियां भी चली, लोकल जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, रिचुअल्स हैं, वो भी चलते रहे, और उनके जो शासन प्रशासन, खान पान, रीति रिवाज, कपड़े लत्ते, पहनने उठने के तरीके भी मान्य रहे। तो कहने का मतलब है विविधता में एकता। जैसे एक राज्य से ऊपर साम्राज्य की ओर जाएंगे, क्षेत्र बढ़ेगा, तो नस्ल भी अलग होंगे, वर्ण भी अलग होगी, जातियां भी अलग होगी, ज्योग्राफी तक अलग हो जाएगा। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग तो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वहां का ट्रेडिशन होता है, सोच विचार, खान पान, फसल चक्र, तो उससे उनका रीति रिवाज बनता है, परंपराएं बनती हैं, कला संस्कृति होती है। तो आप सबको एक ही चक्की में नहीं पीस सकते, सबको एक ही तराजू पे नहीं तौल सकते, सबको एक ही नजर से नहीं देख सकते, आपको अलग अलग नजरिया अलग अलग क्षेत्रों में अपनाना पड़ेगा। तो जब कोई राजा शक्तिशाली होता था, अपने राज्य के आसपास के राज्यों को जीत लेता था, तो अपने अधीन, अपने प्रशासन में भी रखता था। केंद्र के आसपास तो डायरेक्ट रूल करता, दूर दराज में प्रांत स्थापित करके वहां पर अपने नियुक्त पदाधिकारियों से शासन करवाता, और जो दूर दराज के कंट्री साइड थे, वहां पर जो आदिवासी, जनजाति, जंगल में रहने वाले लोग रहते थे, वो उनके इतने नहीं मानते। आज भी नागालैंड वाले आपकी कितनी मानते हैं, मिजोरम वाले क्या मानते हैं, अरुणाचल वाले क्या मानते हैं, कश्मीर वाले क्या मानते हैं, नक्सली लोग जो छत्तीसगढ़ में है, सुकमा में है, अचानक मार में है, अबूझमार में है, दंडकारण्य फॉरेस्ट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, कितना हमें मानते हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसी समय से देखने को आपको मिलता है। याद रखिएगा, तो मौर्य साम्राज्य भी जो स्थापित हुई, तो केंद्रीयकृत सत्ता के साथ साथ विकेंद्रित शासन व्यवस्था भी थी, पर सब अधीन थे, ये मतलब है। तो ये याद रखना है। तो राज्य छोटा, साम्राज्य उससे बड़ा। तो राज्य में जो चीफ होगा राजा, और साम्राज्य में जो चीफ होगा सम्राट। ठीक है, राजाओं का राजा, ये मतलब है। तो चलिए, महानतम राजाओं में से एक अशोक हुआ, ये एक लाइन आपका हुआ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया वॉज अशोका, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग इन द वर्ल्ड वॉज अशोका, वॉज अकबर। अकबर और अशोक दो हैं जिसके नाम में ग्रेट लगता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट लगता है। ऐसे सिर्फ 6 हैं, भारत से 2 हैं। राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा गया, अभी बता दिया। दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और चाणक्य या कौटिल्य नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की, और चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र के नाम की किताब में मिलता है। अर्थात यह बता रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य की वजह से नहीं हुआ, चाणक्य के बुद्धिमानी से, कूटनीति से, उसके बुद्धि बल सहायता से, चंद्रगुप्त की तलवारों से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, और अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार का बेटा था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा था, वही कह रहा है। और 2300 साल पहले आज से, तो यहां आज से मतलब 2000 ईस्वी एडी हो गया, और 300 साल पीछे जाइए तो एक्चुअली आपको भी मालूम है 322 बीसी में मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई 322 में, और 184 बीसी तक मौर्य साम्राज्य चलता रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त के राज दरबार में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था, जो उसका शिक्षक ही है, पथदृष्टा है, सब कुछ है, आपको मालूम है, प्रधानमंत्री है। चाणक्य द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, याद रखिएगा। तो राजपुरोहित तो वो घनानंद महापदम नंद के भी समय में था, पर इसके समय में वो प्राइम मिनिस्टर भी बना और कुलगुरु भी है, सब कुछ। तो
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू दैट वाज चाणक्य। तो याद रखिएगा, विष्णु गोत्र का था तो विष्णुगुप्त कहलाया। चना कहते हैं बहुत खाता था तो चाणक्य कहलाया। कहते हैं कुछ लोग उसके पिता का नाम चांद था तो चाणक्य हुआ। और कुटिल बुद्धि का था, डिप्लोमैटिक, तो उसे क्या कहा गया आपने? कौटिल्य। चलिए, उसने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किताब संस्कृत में लिखी गई है, पोएट्री वर्स, दोहा की शैली में लिखा हुआ है। इट हैज 15 चैप्टर कॉल्ड 15 अधिकरण। यह किताब प्रशासन के ऊपर लिखी गई है, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये शब्द ना हो ऑप्शन में तो पॉलिटी लगा दीजिएगा, पॉलिटिक्स पर। एडमिनिस्ट्रेशन ना हो तो पॉलिटिक्स पर। कभी भी इकोनॉमी पर मत लगाइएगा, नाम पर मत जाइएगा। तो ये चीज है, ठीक है। अब यहां पे एक छोटे से बॉक्स में वंश दिया है कि वंश क्या होता है। तो एक ही परिवार के जितने भी सक्सेसर होते हैं वो वंश होते हैं। जैसे हम हैं, हमारे खानदान में कितने लोग हुए, दादा परदादा हुए, हम हुए, इसके बाद तो वो वंश हुआ। एक ही खून से, एक ही रक्त से उत्पन्न, एक पीढ़ी दर पीढ़ी। तो राजा महाराजा का भी वंश होता था। तो याद रखिए, वंश का मतलब हिंदी में वंश, इंग्लिश में डायनेस्टी। तो जब एक ही वंश के कई राजा शासन करते थे तो कह देते थे मौर्य वंश, मुगल डायनेस्टी एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, तो चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार हुआ, बिंदुसार का बेटा अशोक हुआ। पेज पलटते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज 76 है। यहां पर एक मैप भी है और एक पैराग्राफ है। तो पहले देखें, अशोक के शिलालेख लाल बिंदुओं से मैप में दिखाए गए हैं और जो काले बिंदु से हैं वो इंपॉर्टेंट शहर को दिखाया गया है मैप में, ठीक है। तो मैप पर भी हम लोग करेंगे, बाद में करते हैं। राजधानी पाटलिपुत्र थी। उज्जैन एक प्रांत की राजधानी थी। तक्षशिला भी एक प्रांत की राजधानी थी, ठीक है। उज्जैन उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के बीच जो मार्ग जाते थे उसके सेंटर पॉइंट पे था। और तक्षशिला जो है, जो पश्चिमोत्तर भारत के लिए मार्ग जाता था, मध्य एशिया के लिए, वेस्ट एशिया के लिए, उसके पॉइंट पर था। यानी ध्यान दें, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, बैंक ऑफ गंगा, ठीक है, सोन और गंडक, 3 नदियों से घिरा पाटलिपुत्र था, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है बिहार में। तो 3 तरफ से नदियों से घिरा कौन सा दुर्ग था, कौन सी राजधानी थी? पाटलिपुत्र, जल दुर्ग था। एक पॉइंट क्लियर। उस समय में कुछ और इंपॉर्टेंट शहर हैं, जिसमें एक बता रहा है उज्जैन, एक बता रहा है तक्षशिला, और पाटलिपुत्र तो बताया ही। तक्षशिला जो थी, मौर्य साम्राज्य का जो एक राज्य था, उत्तरापथ, यानी उत्तर का राज्य, उत्तरापथ एक प्रोविंस था, प्रशासनिक इकाई उत्तरापथ, उसका जो कैपिटल था तक्षशिला। यहां पर मोस्टली जो है बेटे वगैरह को ही गवर्नर बना के रखा जाता था, और वहां पर स्थानीय लोगों के हिसाब से स्थानीय शासन भी हुआ करता था। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, स्थानीय शासन हुआ करता था। अब अगले पॉइंट पर आइए। दूसरा जो है तक्षशिला का इंपॉर्टेंस, जो उत्तर की ओर मार्ग जाता था, तो तक्षशिला में आकर उसका एक रास्ता चला जाता था सेंट्रल एशिया के लिए और एक रास्ता चला जाता था वेस्ट एशिया के लिए। तो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के बीच रास्ते तक्षशिला से निकलते थे। व्यापारिक मार्ग पर यह शहर था, इसलिए उन्नति का इंपॉर्टेंट था। वहां से टैक्स बहुत आते थे। उज्जैन मध्य प्रदेश के पश्चिम में मालवा रीजन में उज्जैन है। वो अवंती राज था, अर्थात जो मौर्य वंश का वेस्टर्न स्टेट था उसका नाम था अवंती। उसका कैपिटल जो था उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर। यहां भी गवर्नर जनरली बेटे वगैरह को बनाया जाता। अशोक जब राजकुमार था तो बिंदुसार के समय में वो यहां का गवर्नर था, और तक्षशिला का भी गवर्नर इसके बाद बना। तो अशोक जो है ऑलरेडी रिमेन गवर्नर ऑफ उज्जैन, देन तक्षशिला, अपॉइंटेड बाय फादर बिंदुसार। तो ये याद रखिएगा। तो ये है। अब उज्जैन कहां था? तो जहां से उत्तर का जो मार्ग आता था वो, और दक्षिण का जो रास्ता आता था, जो मीटिंग पॉइंट था, वहां पर उज्जैन था। वो भी एक ट्रेड बेल्ट में मौजूद था। तो याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट शहर ट्रेड बेल्ट पर थे अवस्थित। तो ये चीज बता रहा है। चलिए, अब बता रहा है किसानों और पशुपालन, यानी जो एक केंद्र में पाटलिपुत्र था उसके आसपास बहुत सारे गांव थे। तो बहुत सारे गांव होते थे जिसमें किसान रहते थे, खेतिहर रहते, शिल्पी रहते, और सबसे आखिरी में जंगल सब बहुत थे। तो जो दूर दराज का एरिया था, रिमोट एरिया, वो जनरली जंगल होते थे, और उसमें जो आदिवासी जो आज होते हैं हमारे ट्राइबल लोग रहते थे, नेटिव लोग रहते थे।
जो आर्य सभ्यता में अभी तक भी घुले मिले नहीं थे। अभी भी देखने कितने आदिवासी नहीं घुले मिले हैं, उनका अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है और वो स्वीकार है। लेकिन उन्हें मानव अधिकार, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा ये मिलनी चाहिए। लाइफ उनका है, कैसे भी जी ले, लेकिन उनको मॉडर्निटी में लाना जरूरी है, मेन स्ट्रीम में वन बाय वन लाना चाहिए प्यार से, ये चीज। तो आइए अब हम देखते हैं यहां पर राज साम्राज्य से कैसे भिन्न था, ये हम बता चुके। अब है साम्राज्य का प्रशासन। तो जैसे मैंने कहा कि राज्य का जो राजधानी होती वहां पर जनरली एक गवर्नर होता जो राजा अपॉइंट करता। तो याद रखना है ये चीज। अब प्रशासन में जो पाटलिपुत्र राजधानी थी उसके आसपास के एरिया को राजा डायरेक्ट रूल में रखता था। जैसे कुछ यूनियन टेरिटरी है ना आज बिल्कुल डायरेक्ट रूल में, ये चीज है। दिल्ली भी कई बार क्या था, डायरेक्ट सेंट्रल के रूल में, आज भी सेंट्रल के रूल में ही है ना। तो दिल्ली और उसके आसपास सेंट्रल रूल में है, ध्यान में रखिएगा। तो ये है। तो उस टाइम में होता था, दूर दराज में प्रांत बनते थे जहां गवर्नर अपॉइंट होते थे। गवर्नर जो है राज दरबार से भी होते थे बेटे, या अन्य लोग भी होते थे। और गवर्नर जो है केंद्रीय शासन को वहां 100% नहीं लागू करता, कुछ केंद्रीय विषय को भी लागू करता और परंपरा जो स्थानीय थी उसको भी ध्यान में रख करके शासन करता था, ये मतलब है। फिर कहता है कि संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते, घूमते रहते थे। जासूस लोग जो है सबकी क्रियाकलापों पर नजर रखते और सारे रिपोर्ट करते। संदेशवाहक का मतलब है रिपोर्टर, हिंदी में प्रतिवेदक। तो बहुत सारे प्रतिवेदक ये जो दूर दराज में क्या घटना होती है वो सारा राजा को रिपोर्ट करता था, तभी तो राज ठीक से चला सकता है। दूसरा क्या था, तो गुप्तचर जो स्पाई थे वो हर जगह गुप्तचरी करते थे, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, उन सबसे राज्य मजबूत होता था, ये चीजें। अब है इन सब के ऊपर सम्राट जो था वो राज परिवार के वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से शासन चलाता था। तो गवर्नर होते थे, गुप्तचर होते थे, संदेशवाहक होते थे, कई अधिकारी होते थे, समाहर्ता होते थे, राजुक होते थे, धम्म महामात्र होते थे। इन सब की सहायता से, अपने राज परिवार के सदस्यों की सहायता से जो मंत्रीगण होते, अमात्य होते, राज्य का शासन चलाता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे, जैसे तक्षशिला की बात हो गई, उज्जैन की बात हो गई, ठीक है, एक खुद पाटलिपुत्र। एक्चुअली मौर्य साम्राज्य में अशोक के आते आते 5 प्रांत थे, 5 प्रोविंस। उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला। सबसे पश्चिम में देखते हैं तो क्या था, अवंती, राजधानी उज्जैन। सबसे दक्षिण में देखते हैं तो उसको कहते हैं स्वर्णगिरी, ठीक है, स्वर्णगिरी। और राजधानी जो थी वो क्या कहते हैं उसको, कर्नाटक में थी, स्वर्णगिरी। फिर सबसे पूर्व में जो था प्राशी, प्राशी मतलब पूरब होता है, और प्राशी का कैपिटल पाटलिपुत्र है। और एक जो और जीता मालूम है ना, कलिंग, उसकी राजधानी तोशाली को बनाया, तो याद रखना है। तो क्या मैंने कहा, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी जो कर्नाटक में था, पश्चिम पूर्व प्राशी, और एक उड़ीसा को जीता, कलिंग को राजधानी तोशाली बनाया। तो ये 5 प्रांत थे अशोक के समय। क से कश्मीर, क से कर्नाटक, क से कंधार, क से कामरूप, ये 4 इसकी सीमा है अशोक की। बात समझाई, तो ये ध्यान में रखिएगा। क से कर्नाटक नहीं देगा तो कावेरी नदी लिख देगा, एक ही बात है। अब आइए, अब है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों का भी माना जाता था, कोई मतलब ये हो गया। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, उनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते। मौर्य शासक चाहते थे कि नदियों पर नियंत्रण रहे, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्गों पर नियंत्रण है तो व्यापार वाणिज्य होता रहे। तो इन जगहों पर नियंत्रण, आज भी नेशनल हाईवे देखते हैं, सेंट्रल रखता है ना, सारे नदियों के झगड़े कौन सुलझाता है, सेंट्रल सुलझाता है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस, संसाधनों पर ये चीजें। अब मैप में देखिए, मैप में रेड पॉइंट से जो दिया हुआ है वो जगह है जहां पे अशोक के कई इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख मिले हैं। चाहे वो अभिलेख पिलर इंस्क्रिप्शन हो, पिलर एडिक्ट्स यानी स्तंभ अभिलेख हो, या फिर चट्टान पर रॉक एडिक्ट्स हो। तो पिलर एडिक्ट्स, स्तंभ लेख, रॉक एडिक्ट्स यानी प्रस्तर अभिलेख, कुछ भी हो। तो ऐसे में देखिए जो नक्शा है, देखिए 2 जो है लाल से, लम्मक और कंधार, ये दोनों अफगानिस्तान में, याद रखिएगा, कंधार अफगानिस्तान में है, गंधार पाकिस्तान में है। तो ये कंधार है। तो कंधार में सार ए कूना अभिलेख बहुत फेमस है। कंधार का राजा अशोक का सार ए कूना अभिलेख इंपॉर्टेंट है। एक लंपक लिखा हुआ है, लमक, ठीक है। लमक क्या है, एक्चुअली लमघान है ये।
लम्बघान का अभिलेख, जिसमें आटविकों को, शिकारियों को जो है अशोक धमका रहा है कि जो सेना कलिंग का युद्ध जीत सकती है वो सेना तुम्हारा भी सर्वनाश करती है, जो सरकार के लॉज हैं उसको मानो, अन्यथा, ये धमका रहा है। ये द्विभाषी अभिलेख है। फिर सबसे नॉर्थ में है एक मनसेहरा। मनसेहरा आज जो है पाकिस्तान में है। फिर एक है आपका सहबाजगढ़ी और फिर एक है आपका तक्षशिला। ये तीनों अभिलेख के लिए जाना जाता है। फिर अब भारत के संदर्भ में आई तो सबसे उत्तर में भारत में देखते हैं जो फिलहाल है वो है आपका कलसी। कलसी देहरादून में एक जगह है, वहां पर पिलर एडिक्ट्स के अलावे रॉक एडिक्ट भी मिला है। उससे नीचे आते हैं तो आपका एक जगह है टोपरा, उसको टोपरा टोपकरा भी कहते हैं। ये हरियाणा के यमुना किनारे यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, जहां पर अभी अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा अशोक चक्र 24 तिलियों वाला वहां पर स्थापित किया गया है और इनॉग्रेट भी हो गया है। वहां पर जो है अशोक के जो 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स थे, एक मेजर पिलर एडिक्ट वहीं पर था, जिसे फिरोज शाह तुगलक बाद में उठा करके दिल्ली में रीएस्टैब्लिश करेगा। यमुनानगर टोपरा इंपॉर्टेंट है हरियाणा वालों के लिए भी और सबके लिए भी। अब है उसके नीचे आपका बहापुर, दिल्ली के पास है, थोड़ा सा आप कैसे कहिएगा, ये इधर है ना, उत्तम नगर के पीछे है एक कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में है। तो ये चीजें। अब अगला है आपका मेरठ। मेरठ में भी एक अभिलेख था जिसे वहां से उखाड़ करके उस पिलर को वही फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया। यही मेरठ वाला जो अभिलेख है दिल्ली में स्थापित हुआ और समय के साथ फिर राजा महाराजा के जंगलों में सब समाप्त हो गया। तो 1750 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सिपाही उसे ढूंढा, कुछ दिखा उसे, ये पिलर जंगल में क्या है। सफाई हुई तो पूरा किला भी निकला और ये पिलर भी किले की छत पर निकला। उसी पिलर को पढ़ा गया 1837 में, क्या, ओरिएंटलिस्ट जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, और उसने कहा कि इस पिलर में जो उल्लेखित है ना, दीवान पियदस्सी, कोई और नहीं, यह अशोक ही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। अब आइए अगला, रामपुरवा। रामपुरवा जो है आपके वेस्ट चंपारण में है, बिहार में। रामपुरवा नाम के गांव में ऐसे ही एक पिलर एडिक्ट्स है, मेजर पिलर। उसके ऊपर में बैल की मूर्ति थी। ये सारी मूर्तियां सब जो है बनती थी कहां, कंधार में, कंधार कहते हैं, गंधार में, सॉरी गंधार में, स्लेटी रंग के पत्थर से बनते थे। तो रामपुरवा का बैल, इस पिलर को उठा करके उखाड़ करके कनगिंघम नाम का व्यक्ति था जो कलकत्ता ले आया और बाद में ये दिल्ली में आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, आंगन में बीचों बीच ये पिलर है, रामपुरवा का बैल। ईवीएस के क्लास 3 में भी इसका चर्चा है। ये रखिए, रामपुरवा का बैल वाला पिलर जिसके ऊपर बैल था आज कहां है, तो यू हैव टू बी रिमेंबर, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। ठीक है, कनगिंघम ने वहां से उखाड़ करके कलकत्ता लाया, बाद में यहां आ गया। अगला है लौरिया अरे राज और लौरिया नंदनगढ़। ये दोनों जो है आपके ईस्ट चंपारण बिहार में ही है। ये भी मेजर पिलर में आता है। फिर है आपका सारनाथ। सारनाथ में तो मेजर पिलर है जिसके पिलर के ऊपर लॉयन है, 4 लॉयन है ना, जो एक दूसरे से पीठ सटा के बैठा है और उसके एबेस्कस पे, चौकी पे 4 चक्र हैं और चारों चक्र के बीच में 4 जानवर हैं। और उसी में वो वाला हिस्सा, वो फेस जिसके सामने चक्र है और उसके इस साइड हॉर्स और इस साइड ऑक्स, यानी लेफ्ट साइड हॉर्स और राइट साइड ऑक्स है, वो वाला फेस ही हमारा क्या है, नेशनल एम्ब्लेम है, जो सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिए गए हैं, पिलर के हेड से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और फिर उस पर हमने लिखवा दिया अलग से, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से। तो ये चीजें, वो नेशनल एम्ब्लेम बना हुआ है। फिर है पाटलिपुत्र, ये एक शहर था। तक्षशिला एक शहर था। उज्जैन एक शहर था। अब कौशाम्बी जो है वहां भी इसका एक पिलर एडिक्स था, जिसमें 3 समय में अलग अलग राजाओं ने अपनी बातें लिखी। अशोक ने लिखा, बाद में उसी पर समुद्रगुप्त ने अपने विजय वर्णन के अभियान को लिखवाया, नोन एज प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन ने ये लिखवाया तो हरिसेन प्रशस्ति।
उसी अभिलेख पर आगे चल के जहांगीर ने जो है अपने 12 ऑर्डर्स लिख दिए, 12 राज्य के आदेश। तो पिलर 1, कहानी 3 राजाओं की, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। इंपॉर्टेंट है। तो पहले कौशाम्बी में था। अकबर जब इलाहाबाद में लाल किला बनाया यमुना किनारे संगम के पास, तो इस पिलर को उखाड़ करके उसने अपने लाल किले के प्रांगण में स्थापित किया। तो अब प्रयाग में है, पहले कौशाम्बी वाले पार्ट में था। चलिए अब आता है आपका बेटा गुर्जरा, मध्य प्रदेश में जगह है, वहां भी है अभिलेख। रूपनाथ, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में, वहां भी एक अभिलेख मिला है। सांची का स्तूप तो फेमस है, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप तो अशोक ने ही बनाए, और सारनाथ का धम्मे का स्तूप भी अशोक ने ही निर्माण किया। फिर आपका है नीचे सोपारा। ये सोपारा बंबई के पास है, कहते हैं ना नाला सोपारा, बहुत सारे फिल्म में ये शब्द सुनते होंगे, बंबई के गुंडे लोगों का नाला सोपारा। तो सोपारा मुंबई में एक छोटा सा बस्ती है, और वहां पर भी इसके अभिलेख है। सन्नाती जो है कर्नाटक के, अब तो कर्नाटक तो नहीं, अब महाराष्ट्र में पड़ेगा, वो भी है। मस्की जो है ऑलरेडी महाराष्ट्र में है, ठीक है। और देखते हैं ब्रह्मगिरी जो है वो आपका कर्नाटक में, और जो एक येरागुडी अभिलेख है वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है टचिंग पे। तो ये सब अभिलेख है इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए, पेज को पलटते हैं। ध्यान में रहना है, अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो उससे यह पता चलता है कि जो टैक्स इकट्ठे किए जाते थे उस संदर्भ में देखें तो जो उत्तर पश्चिम भारत था वहां से कंबल प्राप्त होता था, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत में ठंड है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उस टाइम के हिसाब से पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है पूरी सीमा, तो वहां पर क्या भेड़ बकरी पाले जाएंगे, तो उसी से पश्मीना बनेगा, उलेन बनेगा, तो उधर से कंबल प्राप्त करते थे। और उज्जैन की तरफ जो देखें तो यहां से हमें दक्षिण भारत से कीमती पत्थर मिलते थे, तो दक्षिण भारत से कीमती पत्थर और सोने का इंपोर्ट भी होता और टैक्स के रूप में भी वसूली होती। अब टैक्स है जो नियमित रूप से आपको पे करना है, कंपलसरी है, और नहीं पे करते हैं तो ये क्या हो गया, ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस, आज भी वही है। टैक्स क्या है, कंपलसरी बर्डन है, यू हैव टू पे, इफ यू आर नॉट टैक्स इवेशन, चोरी करते हैं, देन यू हैव टू बी पनिशेबल ऑफेंस। और भेंट क्या था, तो भेंट था कि जब कोई व्यक्ति सद इच्छा से राजा को, राज्य को कुछ चीजें देता है, वो भेंट है, वो गिफ्ट है, तो भेंट की बात है। और भेंट जो है रेगुलर नहीं होता, नियमित, जब हुआ दिया, जब नहीं है तो नहीं दिया, ये चीजें हैं। अब आगे आइए, तो भेंट स्वेच्छा से दिया जाता है और टैक्स जबरदस्ती लिया जाता है, वो भी करार करके, बाय लॉ। राजधानी में सम्राट की क्या स्थिति है, तो ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त के समय में जब 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया और विजय हासिल किया, तो सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ विवाह करके पहला भारत का इंटरनेशनल मैरिज किया, और जो जीता हुआ प्रदेश सिकंदर का था वो इससे ले लिया, यूनान का ही तो सिकंदर था, ले लिया। इस तरह से भारत को विदेशी शक्तियों से मुक्ति दिया, मुक्तिदाता कहलाता है, विदेशी शक्तियों से मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जितने भी पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे, ओनली लेडी। राजा कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर, ऑल बॉडीगार्ड्स ओनली लेडी, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त के जितने लेडीज बॉडीगार्ड थे सब अमेजोन से आती थी, कहां से, मेसोपोटामिया से आती थी, लंबी चौड़ी कद काठी की, डर वर वाला नहीं, एकदम प्रैक्टिस्ड, जैसे आज भी देखते हैं बॉडीगार्ड्स बहुत लोग ऐसे रखते हैं, तो वहां से आती थी, तो याद रखना है। तो यूनानी राजा था जो हमारे पड़ोस में था, वो सिकंदर जीत के गया, तो वहां पर सेल्यूकस को जो है अपना गवर्नर, राज्यपाल बना के गया, तो वो यूनानी का ही प्रतिनिधि करने वाला राजा हुआ। तो मेसोपोटामिया, ईरान, इराक से लेके हमारे ईरान तक था, और हमारा कुछ अफगानिस्तान वाला पार्ट जो उस टाइम में भारत था उसका कब्जा किया था। तो वहां का गवर्नर कौन था, छत्रप कौन था, सेल्यूकस। चूंकि वो मेसोपोटामिया के आसपास के क्षेत्र को जीता था तो शब्द में डाल दिया निकेटर, निकेटर मतलब विजेता, भारत पर नहीं भी जीता है, वो तो सिकंदर जीत के गया था। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से शादी हुई, फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज। और फिर
बदले में देखते हैं प्यार से 500 एलिफेंट, ट्रेंड एलिफेंट दिया अपने ससुर सेल्यूकस को कि जाइए कहीं जहां युद्ध करिएगा तो इसको ट्रेंड हाथी का इस्तेमाल करिएगा। तथा दहेज में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को जेड्रोसिया, अर्कोसिया, कंधार, बलूचिस्तान, ये वाला जो पार्ट जो सिकंदर जीता था सब दे दिया, अब भारत का हिस्सा हो गया। प्लस अपनी तरफ से एक राजदूत को रिश्ते, राजनीतिक रिश्ते बनाने के लिए भेजा। द फर्स्ट डिप्लोमैटिक रिलेशन विद इंडिया विद यूरोप, यूनान, ग्रीस के साथ पहला, यानी भारतीय इतिहास का पहला डिप्लोमैटिक रिलेशन हुआ। पहला डिप्लोमैट आता है, राजदूत आता है मेगास्थनीज, यूनानी, और यहां आके 12 वर्ष रहता है। भारत में जो कुछ भी देखा होगा उस पर एक पुस्तक लिखी ग्रीक लैंग्वेज में, नाम इंडिका। इंडिका में उसने बहुत सारी बातें लिखी, कुछ गलत साबित होता है लेकिन जो लिखा उसके हिसाब से ये पूरा है। तो उसने क्या लिखा देखिए। जब राजा महल से बाहर निकलते हैं तो बड़ा सा जुलूस, शोभा यात्रा निकलती है और सोने की पालकी में चंद्रगुप्त मौर्य बैठ करके लोगों के दर्शन के लिए निकलता है। चारों तरफ उसके अंगरक्षक होते हैं जो सोने चांदी से अलंकृत हाथी घोड़े पर बैठे होते हैं। उनके जो अंगरक्षक हैं वो पेड़ों को लेकर साथ में कोई पेड़ लेके, जैसे आज एक्समस ट्री लेके चलते हैं, ऑलिव का ब्रांच लेके चलते हैं, तो पेड़ों को लेके चलते हैं जिस पर बहुत सारे तोते होते हैं और तोता जो है राजा के सिरों के आसपास मंडराता रहता है। तो ये एक बड़ा अच्छा है। तथा राजा जो है सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे, यानी ये सारे पर्सनल बॉडीगार्ड थी, लेडी थी, उसे घिरे होते थे। उस टाइम में कहते हैं कि हत्या की कोशिश अक्सर होती। क्यों? क्योंकि यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया चल रहा था और हजारों आपके पड़ोसी दुश्मन थे, कौन किसको मार दे। तो ऐसे ही भारत में जब यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया चलेगा जब तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, तो उसकी बड़ी सुरक्षा दी जाती थी। तो ये चीज़ है। उनके खाना खाने तक के लिए जो है, खाना क्या खाएगा राजा, उसका सबसे पहले एक कर्मचारी होता तो वो टेस्ट करेगा। अगर वो खाना खाया और 10-20 मिनट तक उसको कुछ नहीं हुआ तब खाना परोसा जाएगा राजा को। आज भी मिनिस्टर सब जितने होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाते हैं तो पहले एक डॉक्टर होता है जो उस खाने को टेस्ट करता है, तभी मिनिस्टर को खाना जाता है। क्यों? यही कोई मार न दे। मेरे पिताजी डॉक्टर रहे और जितने दरभंगा में, डीएम में या बिहार में जो लीडर्स होते थे, चाहे आडवाणी जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, राजीव गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम में तो नहीं, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी के समय से मेरे ही पिताजी वो डॉक्टर थे जो सर्किट हाउस में जब भी ये मिनिस्टर ठहरते थे दरभंगा में तो यही खाना चखते थे, तब जाते थे। सो गया, बीपी चेक कर लिया, तब आते थे और उठने से पहले पहुंच के बीपी चेक करके देख लिया, हाँ चलिए आप जनाब चाहिए, ये पूरा सिस्टम होता था। तो वीआईपी सिस्टम वहां से है। तो ये चीज है। और राजा एक ही कमरे में 2 दिन भी नहीं सोता, हर दिन उसके सोने के कमरे बदल जाते। और रानियां भी अलग अलग बहुत थी हर कमरे में, तो आज इस रानी के पास, आज इस रानी के पास, आज इस शयन कक्ष में, आज इस शयन कक्ष में, ऐसे होता था। सिक्योरिटी का चाक चौबंद होता था। महल में तोते नहीं रखे जाते क्योंकि तोते इंसानी भाषा को सीख के रहस्य की बातें बोल देगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी, हम बताएंगे जब जीएस फाउंडेशन में हम जब धारा प्रवाह अपने स्थिति में आते हैं ना तो बताते हैं। वो सब वीडियो हम आपको डाउनलोड करके इस पोर्टल पे भी दे देंगे, सुनते रहिएगा। अब आइए सुनिए। तो अब है पाटलिपुत्र आधुनिक नगर के बारे में बताता है कि यहाँ का बहुत विशाल और खूबसूरत नगर है। एक विशाल प्राचीर बाउंड्री वॉल से घिरा है, लकड़ी के बाउंड्री वॉल हैं और जगह जगह पर 570 बुर्ज हैं। ये बुर्ज जो है जहां पर सैनिक खड़े होकर के जो है पूरा का पूरा सिक्योरिटी देते थे। 570 बुर्ज, आज लाल किले में भी है, हर जगह होता है, बुर्ज थे। और 64 गेटवे थे। इस पाटलिपुत्र शहर में घुसने के लिए 64 रास्ते थे। 3 और 2 मंजिले मकान हुआ करते, कच्ची ईंटों से मकान बनते, लकड़ियों के मकान बनते। राजा का महल भी काठ लकड़ियों का बना होता, इसलिए कब आग लग जाए बहुत हाई सिक्योरिटी रखी जाती थी। लेकिन पत्थरों पर नक्काशी किया जाता था, अलंकरण किया जाता था, कार्विंग की जाती थी, ये सब होता था। उद्यान होते थे, चिड़िया होते थे, फूल वूल होते थे, ये सब पूरा का पूरा जैसे आज फार्म हाउस या अपना घर बनाते तो सब कुछ होता है, वैसे होता था। अब है दिया हुआ है कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध का वर्णन दिया है कि अपने एक अभिलेख में अशोक कहता है, एक्चुअली ये 13वां बृहत प्रस्तर अभिलेख है, 13 मेजर रॉक एडिक्ट्स, जो धौली
और जौगढ़ नाम के दो जगह पे मिला। ये दोनों पूरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में है। इसी को 13वां अभिलेख कहते हैं, मेजर, जो पत्थर पर लिखा हुआ है। इससे हमें कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग उस पर जो लिखा है कि अशोक ने अपने राज्य के शासन के 8वें वर्ष उपरांत 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध किया, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर पाटलिपुत्र लाया गया, मगर 1 लाख से ज्यादा लोग मरे। और वो कहता है कि इस कलिंग युद्ध से हमें बहुत अपार दुख हुआ है। अशोक बोल रहा है उस अभिलेख में, यानी फर्स्ट पर्सन में लिखा हुआ है, अपार दुख हुआ। युद्ध में ऐसे लोग भी मारे जाते हैं जो युद्ध में नहीं शामिल होते, प्रियजन होते हैं एक दूसरे के, और ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। दास और मृतक के प्रति दयावान होते हैं और दास भी मारे जाते हैं। वे भी युद्ध में मारे जाते हैं जो अपने प्रियजनों को खो देते हैं। फिर लिखा है, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन का निश्चय किया है, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से ही दिल को जीता जा सकता है, युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। और भविष्य में मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध ना करे, धर्म की भाषा से, प्रेम से चले। इसलिए मैं इस अभिलेख को लिखाता हूं कि आने वाली पीढ़ियां इस चीज को समझेगी। ये है। अब धम्म क्या था? तो धम्म जो है संस्कृत के धर्म शब्द से निकला है। इसका मतलब है कीचू धम्मा, अप्पा सिनबे, दया दाने, बहु कथाने, सचे सोचिए। ये शब्द है संस्कृत का, जिसका अर्थ है। तो ये सब बातें कही गई है, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यानी बड़ों का इज्जत करो, ये कॉमन जो एक मोरल लेसन होता है, सारा मोरल लेसन जो हमारे दादा परदादा पितामह सब सिखाते रहते हैं, वही चीज है। चलिए आगे क्या है वो देखते हैं। बॉक्स से बाहर जाते हैं तो लिखा हुआ है कि अंत में जंगल के इलाके में जो लोग रहते हैं, तो जंगली उत्पाद जो है वो जो है राजा को भेंट के रूप में देते, टैक्स के रूप में देते, और वो स्वतंत्र रूप से रहते थे। वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीजें लाकर देते थे। तो जंगल से वही चीज लाकर देगा। आज भी जंगल के उत्पाद हमारे आदिवासी लोग ला करके मेन बाजार में बेचते हैं। तो ये चीजें, ठीक है। अब है अशोक का कलिंग युद्ध। तो मालूम है ना, ओडिशा का पुराना नाम कलिंग था, ठीक है। अशोक का धर्म क्या था अभी बताए थे। जैसे माता पिता हमें शिक्षा देते हैं, मोरल लेसन है, इट इज अ बंच ऑफ मोरल इंस्ट्रक्शन टू पीपल। इट इज नॉट द बंच ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द बौद्ध धर्म, नो, बाय हिंदू, नो। ये जो एक जनरल इंस्ट्रक्शन होता है मोरल फुल लाइफ, वही है, ठीक है। आडंबर मत करिए, ज्यादा अनुष्ठान मत करिए, ये सब बेकार होते हैं, अंधविश्वास है। उससे अच्छा है ये कर्मकांड, अंधविश्वास सब छोड़ छाड़ दीजिए और एक दूसरे से प्यार से रहिए, वो ज्यादा अच्छा है। लोगों की मदद करिए, वो ज्यादा अच्छा है। अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मण और श्रमणों को दान देना, ये सब जो है मोरल लेसन है, धम्म है, ये चीज है। तो एक तो ये पॉइंट आ गया। अशोक ने अपने इस धम्म के विचारों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए अपने कई दूत और डेलीगेट्स, प्रतिनिधिमंडल अनेक क्षेत्रों में भेजे, अपने देश से बाहर भेजे। सीरिया, जो सीरिया आज देश है वहां, मिस्र, इजिप्ट भेजा, यूनान, ग्रीस भेजा, श्रीलंका भेजा, म्यांमार, चाइना, नेपाल। नेपाल तो खुद अपनी बेटी चारुमती के साथ गया, ठीक है। श्रीलंका अपने पुत्र संघमित्रा और जो महेंद्र पुत्र था और संघमित्रा बेटी, उसको भेजा। चारुमती के साथ खुद नेपाल गया। मंझिक को जो है म्यांमार भेजा, तिब्बत भेजा। चारों तरफ इसने जो है अपने शांति के संदेश भेजे। लोगों ने माना, जब तक अशोक जिंदा था लोगों ने उसकी बात मानी, लेकिन जैसे अशोक मरा तो हमला शुरू हो गया। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो अशोक जो है एक वेलफेयर किंग था, पित्र की तरह व्यवहार करता, पिता तुल्य व्यवहार करता, प्रजा को संतान मानता। इसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और खास करके पशुओं और पक्षियों के लिए भी अस्पताल बनाए। द वर्ल्ड फर्स्ट किंग हु मेक हॉस्पिटल्स, औषधालय फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। वर्ल्ड फर्स्ट किंग, दैट इज द इंपॉर्टेंस। और अपनी प्रजा को वो संदेश दिया इस तरह से, ये ध्यान में रखिएगा। और याद रखिएगा, अशोक के जितने अभिलेख हैं उसमें से मैक्सिमम 80% अभिलेख जो हैं उसकी भाषा प्राकृत है, जो आम जनता की भाषा थी। लिपि, स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मी है, याद रखिएगा।
लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बॉर्डर एरिया पर, जो ईरान के बॉर्डर से लगता था, उसमें जो है भाषा बदल जाती है। वहां भाषा जो है क्या हो जाता है, अरामाइक, और लिपि स्क्रिप्ट क्या होता है, खरोष्ठी। जो जैसे अभी हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, जैसे उर्दू लिखा जाता था। तो ये चीजें हैं तो प्राकृत भाषा में ये ध्यान रखना है। अब आखिरी पेज के ऊपर चले। द लास्ट पेज इज सेइंग व्हाट, अन्यत्र यानी एल्सवेयर। जब यहां पे अशोक चंद्रगुप्त मौर्य है, उस समय देखते हैं कि चाइना में क्या हो रहा है। तो चाइना में आज से 2400 वर्ष पहले यानी 4th सेंचुरी बीसी, वहां भी चीन में बड़े बड़े सम्राट होते थे, और चीन की जो उत्तरी और पश्चिमी सीमा थी, वहां पे बर्बेरियन लोग रहते, खाना बदोश लोग रहते थे, जो घोड़े, कजाक, उज्बेक, नाम सुना था, किर्गिज, ये है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो ताजिक, कजाक, उज्बेक, ये सब बहुत सारे जनजाति ट्राइब्स रहते जो घोड़ा पालते, बर्बर होते, युद्ध करते, ये सब। तो वो सब जो है अक्सर चीन पे हमला करते, और चीन चाहता था कि ये लोग ना आए। तो उन्होंने उत्तर और पश्चिम में बड़े बड़े लंबे दीवारों का निर्माण किया। ये दीवारें इतनी चौड़ी हैं, बीच में पाट करके रास्ता भी है, जो आराम से 2-3 गाड़ियां निकल सकती, इतनी चौड़ी दीवारें हैं। और बीच में भी जगह जगह बुर्ज बना दिए, जहां पर सेना चौकसी करती थी। तो इन्होंने सुरक्षा के दीवार लगा करके चीन को सुरक्षित कर लिया उस यायावर बर्बर लोगों से, बर्बेरियन यानी निरंकुश लोग। और देखते हैं 6400 किलोमीटर्स का लॉन्ग एक, जिसको कहते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बन गया। और इस तरह से देखते हैं वहां पर लोगों का प्रवेश नहीं हुआ, रुक गया। और सदियों तक, 2000 साल तक ये बनता रहा। ये ध्यान में रखने की चीज है। अब देखते हैं हर 100-200 मीटर पर वहां बुर्ज बनाए गए, जहां से निगरानी की जाती थी। अब भारत के संदर्भ में देखिए, जबकि अशोक जो है ऐसा कोई बाउंड्री वॉल नहीं देता, मिंगलिंग करता है अपने कल्चर को किसी और से, शांति का संदेश देता है, सारे लोग आ रहे हैं। तो भारत में देखते हैं हम धार्मिक सहिष्णु हो गए, रिलीजियस टॉलरेंट हो गए, हमारी डाइवर्सिटी बड़ी अच्छी रही, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, हर धर्म के, सिख, सब धर्म के लोग मिल करके रहते हैं। कितनी जाति, कितने, सब मिल के रहते हैं, और रहना भी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए, आज के संदर्भ में हम यहां रुकते हैं। 2 चैप्टर आज हो गया, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। जैसा मैंने कहा, आप लोगों को हम इस पोर्टल पर वीडियो शेयर कर देंगे, डोंट वरी, वीडियो शेयर हो जाएगा। पूरा बौद्ध धर्म के ऊपर भी, जैन धर्म के ऊपर भी, मगध एम्पायर के ऊपर भी, और मैं आपको शेयर कर दूंगा अलेक्जेंडर द ग्रेट का भी। यही है ना। तो ये सब हो जाएगा, 2 दिन के बाद होगा। ठीक है। तो चलिए, आज इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। कल मिलते हैं। और कल जो है वेडनेसडे है, कल आपकी पॉलिटी की क्लास होगी। तो पॉलिटी में 2 चैप्टर हम लोग आगे करेंगे। मेरा ख्याल है 3रा चैप्टर चल रहा था, तो अब 4था और 5वां होगा। हम लोग का टारगेट बहुत अच्छा है और आराम से हो जाएगा। क्या? तो बहुत जल्दी हम लोग जो है जून में 6th क्लास को फुल्ली फ्री कर देंगे। 25 जून या 20 जून तक ये हो जाएगा। तो हम लोग फिर 7th क्लास की ओर बढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।